तो सबसे पहले बात करते हैं महीने की सबसे ज़रूरी तारीखों की। ये वो तारीखें हैं जो आपको अपनी परीक्षा के लिए बिल्कुल याद रखनी चाहिए। देखिए, यहाँ जुलाई की कुछ खास तारीखें हैं। 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे था, जिसकी थीम थी बिहाइंड द मास्क हु हील्स द हीलर्स। ये थीम जरूर याद रखिएगा। फिर आता है 20 जुलाई, वर्ल्ड चेस डे, जो भारत में इस खेल की बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखते हुए काफी अहम है। ये सभी तारीखें और इनकी थीम्स अक्सर परीक्षा में पूछ ली जाती हैं, तो इन्हें जरूर नोट कर लें। अच्छा, तारीखों की बात चली रही है तो इस महीने एक ऐसी घटना भी हुई जो इतिहास में पहली बार हुई। एक ऐसा दिन जो दुनिया में पहली बार मनाया गया। आइए देखते हैं कि वो क्या था। 6 जुलाई 2025, ये तारीख नोट कर लीजिए। इस दिन पहली बार विश्व ग्रामीण विकास दिवस मनाया गया। इसकी थीम थी रूरल एम्पावरमेंट ग्लोबल इम्पैक्ट। अब क्योंकि ये पहली बार मनाया गया है, तो परीक्षा के लिए ये बहुत बहुत ज़रूरी हो जाता है। याद रहे, इसकी घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने 2024 में की थी। तो तारीखों के बाद अब आते हैं देश के अंदर की बड़ी खबरों पर, यानी वो राष्ट्रीय नियुक्तियां और नई पहलें जो भारत की घरेलू नीतियों और नेतृत्व में हुए बदलावों को दिखाती हैं। इस महीने देश में 4 बड़ी हलचलें हुईं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम था। इसके अलावा तेलंगाना के निजामाबाद में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन हुआ। असम में हाथियों और इंसानों के बीच संघर्ष को कम करने के लिए गजमित्र पहल शुरू की गई। और महाराष्ट्र देश का पहला ऐसा राज्य बना जिसने पशुधन खेती को कृषि का दर्जा दे दिया। ये सभी अपने आप में बड़े सवाल हैं। इस महीने चुनाव आयोग अपनी 75वीं वर्षगांठ की वजह से काफी चर्चा में रहा, तो इसके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। ये एक संवैधानिक निकाय है जिसका जिक्र संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 में किया गया है। ये राष्ट्रपति से लेकर राज्यों की विधानसभाओं तक के चुनाव कराता है। परीक्षा के लिहाज से इसकी बनावट और सदस्यों का कार्यकाल याद रखना बहुत जरूरी है। यहाँ पे एक बहुत ही आम कन्फ्यूजन होता है जिसे समझना जरूरी है। जो राष्ट्रीय चुनाव आयोग है वो संसद के साथ साथ राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव भी कराता है, जबकि जो राज्य चुनाव आयोग होता है वो सिर्फ पंचायत और नगरपालिका जैसे स्थानीय चुनावी कराता है। इस फर्क को अच्छे से समझ लीजिए। चलिए अब देश की सीमाओं से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि जुलाई के महीने में ग्लोबल स्टेज पर भारत की क्या कहानी रही। इस महीने भारत ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैश्विक रैंक हासिल की है और वो नंबर है 3रा। तो सवाल ये है कि भारत की ये 3री रैंक आखिर है किस चीज में? कोई अंदाजा? ये भारत की आर्थिक ताकत का एक बहुत बड़ा संकेत है। और ये नंबर दिखाता है भारत की जबरदस्त स्टार्टअप पावर को। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 के मुताबिक भारत में 64 यूनिकॉर्न कंपनियां हैं और हम दुनिया में 3रे नंबर पर हैं। सिर्फ अमेरिका और चीन ही हमसे आगे हैं। ये वाकई एक बड़ी उपलब्धि है। डिप्लोमेसी की बात करें तो 3 बड़ी बातें हैं जो याद रखनी है। पहली, 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जनेरियो में हुआ। दूसरी, न्यू डेवलपमेंट बैंक में 2 नए सदस्य जुड़े, कोलंबिया और उज्बेकिस्तान। और तीसरी, भारत और सिंगापुर के बीच बोल्ड कुरुक्षेत्र नाम का सैन्य अभ्यास जोधपुर में हुआ। अच्छा, अब जियोपॉलिटिक्स से हटकर चलते हैं खेल के मैदानों और सम्मान समारोहों की तरफ। देखते हैं जुलाई में कौन-कौन सी बड़ी जीतें और सम्मान मिले। तो ये हैं विंबलडन 2025 के नतीजे। मेंस सिंगल्स का खिताब इटली के ज़ेनिक सिनर ने जीता और विमेन्स सिंगल्स पोलैंड की इगा स्वियाटेक ने अपने नाम किया। इस महीने अवार्ड्स की तो जैसे बारिश हो गई। लेखिका लीला अबोलेला को पेन पिंटर पुरस्कार मिला और वर्षा देशपांडे ने संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार जीता। प्रधानमंत्री मोदी को घाना और त्रिनिदाद एंड टोबैगो दोनों देशों ने अपने सर्वोच्च सम्मान से नवाजा। और हाँ, चेस में दिव्या देशमुख ने इतिहास रच दिया। वो फिडे वुमेन्स चेस वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली भारतीय बन गईं। एक और नंबर 44। ये नंबर भारत की सांस्कृतिक विरासत से जुड़ा है और बहुत महत्वपूर्ण है। इस महीने एक बहुत ही खास चीज जुड़ी, जिसके बाद भारत में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की कुल संख्या अब 44 हो गई है। ये एक बहुत बड़ा अपडेट है। 11 जुलाई को यूनेस्को ने 12 मराठा सैन्य किलों के समूह को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया। इसके साथ ही भारत में कुल साइट्स की संख्या 44 हो गई है। इनका बंटवारा भी याद रखिएगा।
36 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित साइट। और अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, जिसमें हम बात करेंगे साइंस, टेक्नोलॉजी और पर्यावरण की दुनिया में हुई उन बड़ी हलचलों की जो हमारे भविष्य को आकार दे रही हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स आखिर होते क्या हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ये वो 17 जादुई तत्व हैं जिनके बिना आज के स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक गाड़ियां और डिफेंस सिस्टम बन ही नहीं सकते। और ये देखिए कि ये भू राजनीतिक रूप से क्यों इतने जरूरी हैं। कैरिज की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का लगभग आधा भंडार अकेले चीन के पास है। लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत के पास भी दुनिया का कुल 8% भंडार है, जो हमें एक रणनीतिक बढ़त देता है। जुलाई में टेक्नोलॉजी और पर्यावरण से भी बड़ी खबरें आईं। एनवीडिया $4 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली कंपनी बन गई। भारत ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर जानवरों के लिए अपना पहला ओवरपास, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनाया। और भारतीय नौसेना को एक नया स्टील्थ फ्रिगेट INS उदयगिरी मिला। तो जब 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ तो उसमें कितनी अनुसूचियां थीं और आज उनकी संख्या कितनी है? ये एक बेहतरीन शुरुआती बिंदु है। देखिए, मूल संविधान में जिसे 1950 में अपनाया गया, सिर्फ 8 अनुसूचियां थीं। सिर्फ 8? जी, सिर्फ 8। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे देश की जरूरतें बदली, संविधान में संशोधन हुए और आज हमारे पास कुल 12 अनुसूचियां हैं। 12? यानी 4 पूरी की पूरी अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई। ये अपने आप में कहानी कहता है कि हमारा संविधान एक जीवित दस्तावेज है। बिल्कुल। तो ये 4 कौन सी थी और इन्हें कब जोड़ा गया? ये जानकारी परीक्षा के लिहाज से बहुत अहम लगती है। बहुत ज्यादा। ये चारों संशोधन और उनसे जुड़ी अनुसूचियां, मतलब इनसे सवाल बनते ही बनते हैं। तो देखिए, 9वीं अनुसूची को तो पहले ही संविधान संशोधन 1951 में जोड़ दिया गया था। अच्छा, सबसे पहले ही? जी हाँ। फिर 10वीं अनुसूची, जिसे हम दल बदल विरोधी कानून के लिए जानते हैं, उसे 52वें संशोधन 1985 में लाया गया। और फिर 11वीं और 12वीं अनुसूची जो स्थानीय स्वशासन से जुड़ी हैं, उन्हें क्रमशः 73वें और 74वें संशोधन 1992 में एक साथ जोड़ा गया। ठीक है, तो अब इन 12 अनुसूचियों को समझने के लिए क्या हम इन्हें एक एक करके देखने के बजाय कुछ ग्रुप्स में बांटकर समझ सकते हैं? शायद इससे एक बड़ी तस्वीर साफ हो, जैसे वो अनुसूचियां जो भारत के मूल ढांचे को परिभाषित करती हैं। मतलब राज्य क्या हैं, उनकी शक्तियां क्या हैं। ये समझने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। चलिए इसी तरह आगे बढ़ते हैं। इस नजरिए से देखें तो पहली, चौथी और 7वीं अनुसूची मिलकर भारतीय संघ का ढांचा तैयार करती है। तो पहली अनुसूची से शुरू करते हैं। ये क्या बताती है? पहली अनुसूची को आप भारत का आधिकारिक नक्शा कह सकते हैं। नक्शा? इंटरेस्टिंग। जी, इसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनके भौगोलिक क्षेत्रों की पूरी सूची है। जब भी कोई नया राज्य बनता है, जैसे तेलंगाना बना या किसी केंद्र शासित प्रदेश का विलय होता है, तो सबसे पहला बदलाव इसी पहली अनुसूची में किया जाता है। अच्छा, जैसे हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मामले में हुआ। बिल्कुल। मेरा इशारा दूसरी और तीसरी अनुसूची की ओर है। बिल्कुल। जो संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के वेतन और शपथ से जुड़ी हैं। एकदम सही कनेक्शन। एक बार जब ढांचा तय हो गया, तो उसे चलाने वाले पदाधिकारियों की गरिमा और जिम्मेदारियों को सुनिश्चित करना जरूरी था। दूसरी अनुसूची इसी से जुड़ी है। इसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश जैसे प्रमुख संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और विशेषाधिकारों का उल्लेख है। यहाँ एक सवाल उठता है, इन वेतन और भत्तों को मुख्य अनुच्छेदों में लिखने के बजाय एक अलग अनुसूची में क्यों डाला गया? जब इन पदाधिकारियों का वेतन संविधान द्वारा संरक्षित होता है, तो वे बिना किसी राजनीतिक दबाव के निष्पक्ष रूप से काम कर सकते हैं। अच्छा, मतलब सरकारें आसानी से उनके वेतन में कटौती करके उन्हें प्रभावित नहीं कर सकती। सही। हमारे नोट्स में इस बात पर खास जोर दिया गया है कि यहाँ अक्सर लोग एक गलती कर बैठते हैं। वो कौन सी आम गलतफहमी है जिससे बचना चाहिए? हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। अक्सर लोग मान लेते हैं कि सांसदों यानी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट का वेतन भी दूसरी अनुसूची में ही शामिल होगा, जो कि नहीं है। जी बिल्कुल नहीं है। सांसदों का वेतन इस अनुसूची का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये संसद द्वारा अलग से कानून बनाकर तय किया जाता है। तो ये एक तरह का PYQ ट्रैप है। बिल्कुल। परीक्षा में ये सवाल अक्सर उम्मीदवारों को भ्रमित करने के लिए ही पूछा जाता है। ये ध्यान रखने वाली बात है। तो दूसरी अनुसूची में वेतन से उनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित हुई। अब तीसरी अनुसूची में उनकी जिम्मेदारी कैसे तय होती है? तीसरी अनुसूची जिम्मेदारी और निष्ठा से जुड़ी है। इसमें विभिन्न संवैधानिक पदों जैसे मंत्री, सांसद और न्यायाधीशों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान, ओथ्स और अफर्मेशंस, जी, उनके प्रारूप दिए गए हैं। जब कोई पदाधिकारी पद ग्रहण करता है, तो वो संविधान के प्रति निष्ठा की जो शपथ लेता है, उसके शब्द इसी अनुसूची से लिए जाते हैं। तो ये सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि एक कानूनी और नैतिक बंधन है। एकदम। चौथी अनुसूची की बात करते हैं। इसका क्या काम है? अगर पहली अनुसूची देश का नक्शा है, तो चौथी अनुसूची संसद में राज्यों की आवाज तय करती है। आवाज मतलब इसका संबंध राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलने वाली सीटों के आवंटन से है। किस राज्य से कितने सदस्य राज्यसभा में जाएंगे, ये सूची चौथी अनुसूची में दी गई है। अच्छा, तो ये भारतीय संघवाद का एक अहम पहलू है, जहां हर राज्य को प्रतिनिधित्व मिलता है। जी, जनसंख्या के अनुपात में। बहुत दिलचस्प।
तो पहली अनुसूची ने बताया कौन और कहां, और चौथी ने बताया कि उन कौन की आवाज संसद में कितनी होगी। चलिए अब उन अनुसूचियों पर आते हैं जो भारत की विविधता और सामाजिक न्याय की भावना को दर्शाती हैं। मेरा मतलब 5वीं और 6ठी अनुसूची से इनमें लोगों को अक्सर बहुत भ्रम होता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। ये दोनों अनुसूचियां भारत के जनजातीय समुदायों के अधिकारों और उनकी संस्कृति की रक्षा के लिए बनाई गई हैं, लेकिन इनके काम करने का दायरा और तरीका अलग है। तो इनमें मुख्य अंतर क्या है? 5वीं अनुसूची से शुरू करते हैं। 5वीं अनुसूची देश के कई राज्यों में फैले अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष प्रावधान करती है। ठीक है। इसका मकसद इन क्षेत्रों में जनजातीय आबादी के हितों की रक्षा करना है, खासकर उनकी जमीन और संस्कृति की। यहाँ राज्यपाल को विशेष शक्तियाँ दी गई हैं। लेकिन यहाँ ये याद रखना जरूरी है कि ये 4 उत्तर पूर्वी राज्यों पर लागू नहीं होती। कौन कौन से 4? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। और 6ठी अनुसूची इन्हीं 4 राज्यों के लिए, राइट? बिल्कुल। 6ठी अनुसूची सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 4 राज्यों के लिए है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 5वीं अनुसूची से एक कदम आगे जाती है। यहाँ स्वायत्त जिला परिषदों यानी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स का गठन किया गया है। अच्छा। जिन्हें अपने क्षेत्र के लिए जमीन, जंगल, स्थानीय परंपराओं और छोटे मोटे मामलों पर कानून बनाने की भी शक्ति दी गई है। अरे वाह, मतलब एक तरह की मिनी सरकार जैसा। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। ये उन्हें ज्यादा स्वायत्तता देती है। तो मतलब 5वीं अनुसूची संरक्षण पर जोर देती है, जबकि 6ठी अनुसूची स्वायत्तता पर। बिल्कुल सही समझा। और परीक्षा के लिए ये याद रखना बेहद जरूरी है कि 6ठी अनुसूची में केवल यही 4 राज्य आते हैं। अब इस ढांचे की सबसे जरूरी कड़ी पर आते हैं। 7वीं अनुसूची शक्तियों के बंटवारे से जुड़ी हुई। बिल्कुल, 7वीं अनुसूची भारतीय संघवाद की रीढ़ है। ये केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों यानी कानून बनाने की शक्ति का बंटवारा करती है, और इसे समझने के लिए इसमें 3 सूचियां दी गई हैं: संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। जी। इन तीनों सूचियों में क्या फर्क है और ये बंटवारा क्यों जरूरी था? ये बंटवारा टकराव से बचने और शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए जरूरी था। देखिए, संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं, जैसे रक्षा, विदेश मामले, रेलवे, जिन पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है। हाँ, सिर्फ संसद। फिर राज्य सूची में स्थानीय महत्व के विषय हैं, जैसे पुलिस, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि। इन पर सामान्यतः राज्य की विधानसभाओं को अधिकार है। और समवर्ती सूची में ऐसे विषय हैं जिन पर दोनों की रुचि होती है, जैसे शिक्षा, वन, मजदूर संघ। अच्छा, तो इन पर दोनों कानून बना सकते हैं? जी, दोनों ही। लेकिन अगर दोनों के कानूनों में टकराव हो तो केंद्र का कानून ही मान्य होता है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए इसे याद रखने का एक अच्छा तरीका हो सकता है कि जब भी 3 सूचियों या 3 लिस्ट्स की बात आए तो वो 7वीं अनुसूची ही है। बिल्कुल, यहाँ केंद्र राज्य संबंधों का मूल आधार है। ठीक है, तो हमने देश का ढांचा समझ लिया। अब इस ढांचे को चलाने वाले लोगों की बात करते हैं। अब भारत की एक और विविधता की बात करते हैं, भाषा। इसका जिक्र कहाँ है? भाषाओं का जिक्र है 8वीं अनुसूची में। इसमें संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची है। ये अनुसूची भारत की समृद्ध भाषाई विरासत का प्रतीक है। जब संविधान बना था तब इसमें 14 भाषाएं थीं, लेकिन आज संशोधनों के बाद इसमें 22 भाषाएं शामिल हैं। 22 भाषाएं? जी। सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को बाद में जोड़ा गया। ये जानना भी दिलचस्प है कि किसी भाषा का 8वीं अनुसूची में शामिल होने का महत्व क्या होता है। इसका बहुत महत्व है। इससे उस भाषा को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलती है, उसके विकास के लिए सरकारी सहायता मिलती है। अच्छा। और अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की परीक्षाओं में उम्मीदवार उस भाषा को एक विषय के रूप में चुन सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो अब तक हमने उन 8 अनुसूचियों को समझा जो मूल संविधान का हिस्सा थे। अब उन 4 की कहानी पर आते हैं जिन्हें बाद में जोड़ा गया। ये हमें बताती है कि समय के साथ संविधान ने नई चुनौतियों का सामना कैसे किया। 9वीं अनुसूची से शुरू करते हैं। जी, 9वीं अनुसूची की कहानी बहुत दिलचस्प है। 1951 में आजादी के तुरंत बाद सरकार बड़े पैमाने पर भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन कानून लागू करना चाहती थी। लैंड रिफॉर्म्स। जी, लेकिन जमींदार लोग अपने संपत्ति के मौलिक अधिकार का हवाला देकर इन कानूनों को अदालतों में चुनौती दे रहे थे, जिससे ये सुधार रुक रहे थे। हाँ, बिल्कुल। तो इस समस्या का समाधान कैसे निकाला गया? सरकार ने इसका एक अनोखा रास्ता निकाला। उन्होंने 9वीं अनुसूची बनाकर इन भूमि सुधार कानूनों को उसमें डाल दिया और ये प्रावधान किया कि इस अनुसूची में शामिल किसी भी कानून की न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। मतलब उसे अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। एक तरह का सुरक्षा कवच बना दिया। बिल्कुल, ये उस समय के सामाजिक आर्थिक सुधारों और न्यायपालिका के बीच के तनाव को दिखाता है। लेकिन क्या आज भी स्थिति वैसी ही है? क्या इस सुरक्षा कवच का कोई तोड़ नहीं है? नहीं, अब स्थिति बदल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक केशवानंद भारती मामले में एक तारीख तय कर दी, 24 अप्रैल 1973। अच्छा। इस फैसले के अनुसार इस तारीख के बाद 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी भी कानून की न्यायिक समीक्षा हो सकती है अगर वो संविधान के मूल ढांचे या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था।
अब 10वीं अनुसूची पर आते हैं, जिसे हम आमतौर पर दल बदल विरोधी कानून के नाम से जानते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ। हाँ, इसे लाने की नौबत क्यों आई? 1970 और 80 के दशक में भारतीय राजनीति में एक बड़ी समस्या पैदा हो गई थी। आया राम गया राम वाली राजनीति। जी बिल्कुल वही। विधायक और सांसद अपनी पार्टी को छोड़कर चंद फायदों के लिए दूसरी पार्टी में चले जाते थे, जिससे सरकारें अस्थिर हो जाती थीं। और गिर जाती थी। हाँ, इसी राजनीतिक अस्थिरता को रोकने के लिए 1985 में 52वें संशोधन के जरिए 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। और ये काम कैसे करती है? इसमें मुख्य प्रावधान क्या है? ये अनुसूची कुछ शर्तें तय करती है, जिनके आधार पर किसी सांसद या विधायक को दल बदल का दोषी पाए जाने पर सदन की सदस्यता से अयोग्य ठहराया जा सकता है। और यहाँ एक और महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर परीक्षा में अक्सर सवाल बनता है। इस अयोग्यता पर अंतिम निर्णय कौन लेता है? इस पर अंतिम निर्णय सदन का अध्यक्ष लेता है। यानी लोकसभा में स्पीकर और विधानसभा में भी स्पीकर। बिल्कुल सही। और स्पीकर का यही अधिकार इसे कभी-कभी विवादास्पद भी बना देता है, क्योंकि स्पीकर भी एक राजनीतिक दल से जुड़ा होता है। ये बात तो है। और अब आखिरी दो पड़ाव, 11वीं और 12वीं अनुसूची, ये दोनों लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक ले जाने के विचार से जुड़ी हैं। सही कहा। ये दोनों अनुसूचियां 1992 में 73वें और 74th संशोधन के जरिए लाई गईं, और ये स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा देती है। पंचायती राज और नगरपालिका। जी, 11वीं अनुसूची का संबंध पंचायती राज से है। इसने पंचायतों को सिर्फ एक सरकारी विभाग न रखकर शासन की एक इकाई बना दिया। इसमें पंचायतों को काम करने के लिए 29 विषय दिए गए हैं। 29 विषय, जैसे कृषि, ग्रामीण विकास, पेयजल, सड़कें। हाँ, और गरीबी उन्मूलन जैसे विषय। और 12वीं अनुसूची का संबंध शहरी स्थानीय निकायों यानी नगरपालिकाओं से है। इसमें 18 विषय हैं। जी, इसने नगरपालिकाओं के कामकाज के लिए 18 विषय शामिल किए गए हैं, जैसे शहरी नियोजन, सार्वजनिक स्वास्थ्य और झुग्गी झोपड़ी सुधार। यानी इन दोनों अनुसूचियों ने सत्ता के विकेंद्रीकरण को एक संवैधानिक हकीकत बना दिया। जी, इन्होंने महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने को साकार करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठाया। बल्कि उसके पीछे की कहानी और उसके महत्व को भी समझने की कोशिश की। ये वाकई दिलचस्प है कि अनुसूचियां सिर्फ सूचियां नहीं है, बल्कि ये संविधान का वो व्यावहारिक हिस्सा है जो शासन की पूरी संरचना को जमीन पर उतारता है। चाहे वो राज्यों की सीमाएं हो, शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा हो, या फिर गांव और शहर की सरकारों के अधिकार हो, ये संविधान को लचीला और क्रियाशील बनाती है। इस पूरी चर्चा के बाद मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। जी, संविधान निर्माताओं ने इन तमाम विषयों को, जैसे वेतन का ब्यौरा, शपथ के शब्द या शक्तियों की लंबी चौड़ी सूची, इनको मुख्य अनुच्छेदों में शामिल करने के बजाय अलग से अनुसूचियों में क्यों रखा होगा? क्या ऐसा करने से संविधान का मूल पाठ ज्यादा साफ सुथरा और पठनीय बना रहता है? ये एक अच्छा पॉइंट है। और जरूरत पड़ने पर इन सूचियों में बदलाव करना ज्यादा आसान हो जाता है, बिना मूल अनुच्छेदों को छेड़े। इस पर विचार किया जा सकता है।